हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट जुलाई 2024 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आपको जानकारी दे दूं कि पृथ्वी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी के, जिसमें हमने पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की। इसमें हम पढ़ेंगे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। उसमें भी हम पढ़ेंगे महाद्वीप, महासागर इत्यादि चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैं भी बताया कि सौर मंडल में पृथ्वी नाम का टॉपिक था, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। इसमें जीवन की समस्त आवश्यकताओं के लिए जितनी भी दशाएं हैं वो उपलब्ध हैं, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह, नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण कहा जाता है। तो इसमें मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा, पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, आ चुका है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न गैसें पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें भी। इसमें प्रतिशत भी है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 1% में हैं। तो आगे इसकी विस्तृत चर्चा होगी। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प मतलब ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के लगभग 2/3 क्षेत्र में जल पाया जाता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे देखते हैं। तो एक है जीवमंडल। जीवमंडल एक जीवित क्षेत्र है जहाँ सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप इसको देखेंगे, कोटेशन भी है, शब्दों का कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनका अर्थ दिया गया है ग्रीक भाषा में। तो लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, शब्दावली पूछ देती है कई बार सीटेट। तो इसको आप अपनी नोट में नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे विस्तृत चर्चा भूमंडल के बारे में। भूमंडल, पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। किससे बना होता है? तो मिट्टी की पतली परत, और इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल में भूपर्पटी शामिल होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का जो भूमंडल है, पृथ्वी की परतें 9th क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, और 11th क्लास में तो वहाँ डिटेल मिलेगा। यहाँ सिर्फ ऊपर का दिया हुआ है, बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं सीटेट में। बाकी गहराई की चीज़ें आपको पीएससी, यूपीएससी के हिसाब से 11th की ज्योग्राफी और 9th की ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। तो पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। नीचे एक विश्व का मैप है, उसमें देखेंगे हम, विश्व के मानचित्र को देखेंगे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है।
ये क्वेश्चन आता है कि स्थल की ऊंचाई किससे निर्धारित की जाती है, तो समुद्री तल से, और इसको शून्य माना जाता है। स्थल को दो भागों में, महाद्वीपों में और महासागरीय बेसिनों में, इसमें हम 7 महाद्वीपों की चर्चा करेंगे और 5 महासागरों की चर्चा करेंगे। जो अभी हाल ही में 2019 में एक 5वां महासागर दक्षिणी महासागर के नाम से ऐड हुआ है NCERT में, उसकी चर्चा भी होगी इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये है मैप, इसमें वो बोल रहा है कि जितने महासागर हैं वो जुड़े हुए हैं और स्थल भाग कुछ जुड़े हैं, कुछ अलग भी हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये स्थलीय भागों से नहीं जुड़ा है, जलीय मार्ग से ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं आप। तो ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब हम चर्चा करेंगे आगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। इसे नीरो गर्त भी कहते हैं, इसलिए आप नोट करेंगे मेरी वॉइस से कि इसको नीरो गर्त भी बोलते हैं, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो इसको आप नोट करेंगे, मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर, और वो माउंट एवरेस्ट जो था वो हिमालय का भाग है। यहाँ पे इस कोट को भी अच्छे से याद रखेंगे। कोट में है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जापान के जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ये बचेंद्री पाल या बछेंद्री पाल के नाम से भी आता है। भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो बछेंद्री पाल को विशेष रूप से, आप भारत का एग्ज़ाम दे रहे हैं, न्यूजीलैंड का नहीं, तो इसको विशेष रूप से याद रखें। इनको भी याद कर लेंगे आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं महाद्वीप पर। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। 7 के नाम हैं। आकार के अनुसार आप इनको याद रखेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप और फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भाग ज़्यादा है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसमें स्थल का दिया है कि स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, जबकि महासागरीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे पहला महाद्वीप है जो एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 2/3 है, इसको याद रखेंगे, और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा गुजरती है इससे, और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है, मतलब सीमा का निर्धारण करता है। और यूरोप प्लस एशिया मिलाकर इसको यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप
4-5 पॉइंट ही याद रखिए बस, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, यहीं से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप को। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। इसका क्वेश्चन यदि दिशा निर्धारण के लिए आएगा तो पूछा जाएगा कि एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, और ये आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि 3 तरफ से जल से घिरा है, ये पूछा जाता है आर्कटिक वृत्त में है या नहीं है, या फिर एशिया के किस दिशा में स्थित है। अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं, ये क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के गुजरती हैं। अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा विश्व का बड़ा महाद्वीप है। मध्य से 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसकी गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। इसमें आपको सहारा रेगिस्तान याद रखना है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और फिर जो सबसे लंबी नदी है इसको याद रखना है, नील नदी है। बस इतना ही याद रखना है। इसका नील नदी जो 2 नदियों के मिलन से बनती है, जो खारकून नामक स्थान पर, सूडान शहर है, खारकून नामक जगह है, वहाँ नीली नील नदी और वाइट नील नदी मिलती हैं, तो वहाँ से नील नदी कहलाती है। तो ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए है, पीएससी वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए। ये सिर्फ आपसे लंबी नदी पूछा जाएगा 6ठी क्लास तक के, 8वीं क्लास तक के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर आते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस संधि द्वारा जुड़े हैं। स्थल संधि, जल संधि, या फिर और कोई 2 संधियों के नाम दे देगा, या इनमें से कोई नहीं बोल देगा, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा पनामा, डेविड्स, बेरिंग जल संधि, किसी का भी 2-3 संधियों का नाम दे देगा। तो पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि कहते हैं। संकरा स्थल है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का कार्य करता है, तो यह एक स्थल संधि है। पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और दक्षिण महासागर होगा। तो इनके आप नाम मैप में देख भी लेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा। बस इसमें से वही आएगा इसकी स्थल संधि, या फिर पश्चिमी गोलार्ध बोल देगा, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। फिर है स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि। स्थल संधि, स्थल का मतलब भूभाग, संधि का मतलब जोड़ना, जो 2 भूभागों को जोड़ दे। फिर है जल संधि। यहाँ जल संधि का भी जिक्र है। पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों एवं महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, किंतु याद रखना, किंतु 2 स्थलीय भागों को अलग करता है। जल संधि में ये खासियत है। जलीय भागों को तो जोड़ता है लेकिन स्थलीय भागों को अलग कर देता है।
जैसे भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, तो पाक जल संधि है। पाक जल संधि के नाम से भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है जिसका नाम पाक जल संधि है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ओर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? तो पूर्व में इसके दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, तो इसके पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर आपको मिलेगा और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर मिलेगा। ये इसका पूर्वी हिस्सा हो गया और ये पश्चिमी। तो यहाँ पूर्वी में जो है अटलांटिक है और पश्चिम में प्रशांत महासागर लगा हुआ है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। इसके उत्तर से दक्षिणी विस्तार में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत होना आप लोग। बड़ी नदी उसको बोलते हैं जिसका प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा हो, और लंबी नदी जिसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप, लेकिन बड़ी नदी जब पूछेगा आपसे तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसको आप याद रखेंगे विशेष रूप से। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीप का मतलब ही होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये सबसे छोटा है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब हम आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप नंबर 7वें की ओर। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री एवं भारती हैं। मैत्री एवं भारती भारत के शोध संस्थान हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। इसमें बर्फ़ क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जो ध्रुवों पर बहुत कम सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, इसलिए वहाँ 6-6 महीने के दिन रात होते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणायन छूट जाएगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप में दिन होगा ध्रुवीय क्षेत्रों में, और जब वहाँ से उत्तरायण सूर्य की स्थिति हो जाती है तो उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन हो जाता है। तो 6-6 माह में सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ सौरमंडल में। जब आपको मैं पढ़ाया था उत्तरी ऐनांत और दक्षिणी ऐनांत, वहाँ के उस वीडियो से आप जाकर समझ सकते हैं अच्छे से। उसमें डेट सहित दिया गया है कि कब उत्तरायण होता है सूर्य और कब दक्षिणायण होता है। अब हम आते हैं जल मंडल की ओर। तो हम स्थल मंडल समाप्त कर चुके हैं। स्थल मंडल में हमने स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा गया था, महासागरीय भाग और महाद्वीपीय, तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं जल मंडल। तो जल मंडल में अब देखेंगे महासागरों को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। चूँकि सर्वाधिक भाग 71% जो है जल होने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये पूछ देता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है या कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। आगे है जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। ये पहले भी चर्चा की गई है, ठोस, द्रव्य एवं गैस। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो नदियाँ भी सम्मिलित हैं, झीलें भी सम्मिलित हैं, भूमिगत जल, ये नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जलवाष्प, वाष्पीकरण होती है जो जलवाष्प और वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर गिरती है, उसको भी शामिल किया गया है। तो ये तीनों रूप हो जाते हैं। हिम नदी ठोस का रूप हो जाता है, नदी और झीलें
और भूमिगत जल जो होता है वो द्रव रूप कहलाता है, और वायुमंडल की जलवाष्प जो होती है वो गैसीय रूप कहलाती है। तो तीनों रूपों में उपलब्ध है जल। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मतलब पीने योग्य नहीं है, वह उपयोग योग्य नहीं है। तो याद रखेंगे आपकी 97% जो है भाग, 97% भाग पीने योग्य नहीं है, महासागरों में है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है ये 97% भाग, चूँकि वो बहुत खारा है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भूमिगत जल से मतलब है जो ज़मीन के अंदर, जिसको हम बोरिंग या होल करा के बाहर निकालते हैं पीने के लिए, भूमिगत जल वो है। लेकिन ज़्यादातर जल जो मीठा जल का स्रोत है वो अधिकतर बर्फ़ों के रूप में, हिम टोपियों के रूप में या हिमनदियों के रूप में जमा हुआ बर्फ़ है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। कारण आपको बताना पड़ेगा कि कारण है कि महासागरों का 97% भाग जो है महासागरों में है और वह खारा है। फिर भी जो 3% बचता है तो वो भी लगभग 2.75 या 2.575 शायद, तो वो बर्फ़ के रूप में हिम टोपियों में जमा हुआ है। वो परसेंटेज आपको उच्च कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। अब हम देखेंगे महासागर। जल का विवरण हमने देखा, कितना स्थलीय भाग है, कितना जलीय भाग है, कितने प्रतिशत जल हमारे उपयोग के लायक है, कितने प्रतिशत जल महासागरों में खारे पानी के रूप में है जिसका उपयोग मानव के लिए नहीं किया जा सकता। तो हम पढ़ेंगे महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ये क्वेश्चन आता है कि महासागरीय जल की प्रमुख गतियां कौन कौन सी हैं, तो ये आपको कूट में भी दे सकता है, तीनों के नाम दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से एक या दोनों या तीनों। तो आप लोग याद रखेंगे महासागरीय जल हमेशा गतिशील है और ज्वार भाटा, तरंगे और धाराओं के रूप में यह 3 मुख्य गतियां हैं। इसकी गतिशील है लेकिन इसकी 3 गतियां भी हैं, तरंग के रूप में गति, ज्वार भाटा के रूप में गति और धाराओं के रूप में गति। फिर है बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः, बड़े से छोटे आकार के आधार पर इनके नाम है क्रमशः। 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर है हिंद महासागर, चौथे पर है दक्षिण महासागर और 5वें पर है आर्कटिक महासागर। तो आप क्रम से नाम याद रखिए, क्रम से। अब यहाँ चर्चा है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, पहले भी चर्चा की गई है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई भी ऊपर दी गई है 11,022 किलोमीटर में, मीटर में 11,022 मीटर। तो इसको आप याद रखेंगे विशेष रूप से। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के कुल भाग का 1/3 भाग प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। कौन कौन से महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, चारों। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। फिर है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा महासागर एस अक्षर के आकार का है? तो अटलांटिक। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक
तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, मतलब कटा छटा भाग बहुत है। तो किसके लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो पोताश्रयों के लिए। एस अक्षर के आकार का है। इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप अफ्रीका, पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। याद रखना आप, जो महाद्वीपों का पूर्वी भाग कहलाएगा वो महासागर का पश्चिमी भाग बोला जाता है, और जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग कहलाएगा तो वो महासागरों का पूर्वी भाग कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन इसमें चेंज भी वो कर सकता है। इसमें दिया है कि पश्चिमी किनारे पर इसके उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका स्थित हैं, तो वो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भागों से कौन सा महासागर लगा है? तो जो महासागर का पश्चिमी किनारा यदि लगता है तो वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा कहलाएगा। इसलिए आप शब्दावली को पकड़ लोगे यहाँ, इसलिए ये वॉइस आप अपनी एक नोट में कोटेशन के रूप में लिख लीजिए। और यह कटा छटा भाग बहुत है, इसलिए पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर अब आता है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो पहला जो महासागर हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर, वो वृत्ताकार है। दूसरा अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है अंग्रेजी के। और तीसरा हिंद महासागर से 2 क्वेश्चन आते हैं। विशेष रूप से यह पूछा जाता है कि किस महासागर का नाम किसी देश पर रखा गया है। क्योंकि हम भारत का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे, जिसका नाम किसी देश पर है वो हिंद महासागर है। किस देश पर है? भारत के नाम पर है। आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। फिर है दक्षिणी महासागर की चर्चा। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। सिर्फ आप याद रखेंगे कि हाँ, दक्षिणी महासागर है जो अंटार्कटिका को चारों ओर से घेर रखा है, बस। ये डिग्री आपको उच्च कक्षाओं में काम आएगी, यहाँ पे डिग्रियाँ नहीं पूछी जाएगी। फिर आते हैं आर्कटिक महासागर, जो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव को चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है बेरिंग जल संधि, इसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं वायुमंडल। 2 मंडलों का जिक्र खत्म हो गया। एक स्थल मंडल हमने पढ़ा या भूमंडल, दूसरा हमने पढ़ा जल मंडल, और तीसरे की चर्चा होगी वायुमंडल की। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैसों से घिरे हुए चारों ओर से वातावरण को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसकी चर्चा वायुमंडल के संगठन में मैं किया हूँ, ज्योग्राफी में ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। इन 5 के आप नाम याद रखेंगे। इनका डिटेल अच्छे से बताया गया है आपको भूगोल में, तो आप पिछला लेक्चर देखिए तो उसमें कंफर्म हो जाएगा इनकी ऊंचाई क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी। इसमें ये डायग्राम भी दिया गया है आपका।
तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। चूँकि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ये भारी मात्रा में मौजूद है, इनका प्रतिशत जो है तो लगभग दोनों का 99% हो जाता है। 1% में अन्य गैसें मौजूद हैं, जैसे 78 नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन 21% हो गई, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.93% आपको आर्गन मिल जाएगी अक्रिय गैस के रूप में। तो इसमें जो वायुमंडल की मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो आप 78%, 21% ऑक्सीजन का, 99%, 1% में अन्य गैसें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको एक बात बतानी है कि जैसे वायुमंडल का जो प्रारंभिक पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी, ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप समझने के लिए थोड़ा समझ लें। तो यदि क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता थी, तो फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं आएंगे, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ था पूरा वायुमंडल। उसके बहुत अरबों वर्ष बाद, पृथ्वी उत्पत्ति के 6-7 अरबों वर्ष बाद फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव हुआ पौधों द्वारा, प्लैंकटन जो समुद्री शैवाल है उसके द्वारा। तो उच्च कक्षाओं के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखें, आपके एग्जाम में यही आएगा। उसके बाद है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तथा पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों अनिवार्य हैं। तीनों के नाम आप याद रखेंगे। ये प्राणियों के लिए नाइट्रोजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के आप नाम याद रखेंगे। यदि पूछता है कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को क्या उपयोग में लिया जा सकता है, तो नहीं लिया जा सकता है। इसको कुछ जीव ही या पौधे उपयोग में लेते हैं, फिर उसके बाद वो मनुष्यों द्वारा पौधों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। फिर है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो इसका आप याद रखेंगे इसको कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में घनत्व की कमी आएगी। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे क्या होगा, घनत्व घटता जाएगा, कमी आएगी। क्यों होता है ऐसा? ये भारी गैसें हैं इसलिए। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि आपके ऊपर 1 क्विंटल का वजन है तो ज़्यादा वजन है, आपके ऊपर से 2 प्लेटें हटा दी गई, 10-10 केजी की प्लेटें थीं, 2 प्लेटें हट गईं, तो आपके 20 केजी आपका जो भार था ऊपर आपके वो कम हो गया। तो इस प्रकार से घनत्व नीचे ज़्यादा है गैसों का, चूँकि इनका प्रतिशत कितना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 99%। तो ये भारी गैसें हैं और ये
सतह के नज़दीक वायुमंडल की निचली परत में ही पाई जाती हैं। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल का घनत्व सघनता उसकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे सघनता कम होगी तो उसका वेट कम होता जाएगा, इसलिए उनको लेके जाना पड़ता है सिलेंडर, क्योंकि उसकी सघनता वहाँ कम हो जाएगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्लीडिंग होने लगती है नाक से। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली क्षैतिज हवा को पवन कहेंगे। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तो बहेगी ही, लेकिन क्षैतिज बहेगी, ऊर्ध्वाधर नहीं। यदि पवन ऊर्ध्वाधर उठ रही है तो उसको संवाहनी धाराएं कहते हैं, और संवाहनी धाराओं से संवाहनी वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो घुमाएगा, इसलिए आप इस टर्म को पकड़ना कि पवन उसे कहते हैं जो क्षैतिज दिशा में चलेगी। बोले हिंदी में समानांतर, क्षैतिज समानांतर, हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में, और वर्टिकल यानी लंबवत। तो लंबवत संवाहनी धाराएं चलती हैं, न कि पवन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। अब हम आते हैं जीवमंडल की ओर। तीनों मंडल समाप्त हुए। अब जीवमंडल तीनों का मिक्स, जहाँ पे तीनों ये मंडल मिलेंगे, जीवन की आदर्श दशाएं होगी, उसको हम जैव मंडल या जीवमंडल के नाम से जानते हैं। तो जीवमंडल के बारे में हम देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, सीमित संकीर्ण भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। जीवमंडल कैसा क्षेत्र है? जहाँ पे स्थल, जल, वायु तीनों मिल जाते हैं, वहाँ जीवमंडल का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जहाँ स्थल, जल, वायु तीनों मिलते हैं तो कौन से मंडल का निर्माण होता है, या जीवमंडल किनका मिश्रण है? तो स्थल, जल, वायु का मिश्रण है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए आदर्श दशाएं यहाँ मौजूद होती हैं। फिर है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत, पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया होती है तीनों में, जिसको पारस्परिक क्रिया कहते हैं, तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और खुद भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। हमारा जो दक्षिणतम बिंदु था वो डूब चुका है सुनामी के कारण। 2004 की सुनामी थी, उसमें डूब चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान करता है। तो ये पर्यावरण से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि दूषित हो गया है, इसलिए इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, प्रदूषित हो गया है। सुनामी से भारत का अंडमान निकोबार का कुछ भाग पानी में डूब गया है। आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदाएं हैं कुछ। वनों का निर्वनीकरण करने से क्या होता है? तो ढलुआ भाग की मिट्टी कटाव तेज़ी से होने लगता है। ऐसे मुद्दे पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में। फिर है उद्योग, तापी विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। किसके कारण हो रहा है ये? उद्योगों के कारण और गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थों के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड एक अत्यंत उपयोगी है, लेकिन
उद्योगों से और गाड़ियों से जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, इसके कारण इनका अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड गर्म अवशोषित करके और ज़्यादा ऊष्मा का विस्तार करती है, जिससे अब उसकी मात्रा 0.03 थी जो, तो अभी हाल ही में 0.04% हो गई है। इसलिए अब ज़्यादा गर्मी होने लगी है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। आने वाले 40-50 वर्ष में ऐसा अनुमान है कि कुछ क्षेत्र जैसे मुंबई का तटीय क्षेत्र डूब जाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत कि संसाधनों का सीमित प्रयोग करें। इसलिए अब हम सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत, ये मैं अभी ऊपर बताया था, आपको मिल जाएगा। दूसरा है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो ये स्थल संधि, जिसको हमने पनामा संधि का नाम दिया था, पनामा स्थल संधि। फिर है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो पृथ्वी का थलमंडल, ऊपरी मंडल जो है वो ठोस चट्टानों का बना हुआ है। फिर है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम आज स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आदि की चर्चाएं किए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी MCQs भी आपकी चल रही है, तो आप जुड़े रहिए। आपको एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। सारी सामग्री, सारा कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। धीरे धीरे परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगी MCQs में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको आप पढ़ें। और जो लेक्चर दिए गए हैं, तो निवेदन है आप लोगों से कि पहले उनको देखें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। कम से कम जितना मैं पढ़ाया हूँ 10-12 लेक्चर हैं, उनमें से करीब 15 से 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ज्योग्राफी कक्षा 6 की एक लेक्चर और बचा हुआ है, उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्योग्राफी कक्षा 6 की समाप्त करके अब 7th की ओर बढ़ेंगे। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप बिल्कुल फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसको मैं सुधारूंगा, उस पर सुधार करूंगा, उस पर कार्य करूंगा और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।